हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपके एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में साइंस आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 निम्नलिखित में से किस भाग लेता है, किसमें भाग लेता है? तो जो विटामिन B12 है इसको क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामीन कहा जाता है। और ये हमारे जो आरबीसीज होती हैं उनके परिपक्वन में सहायक होता है। जो आरबीसी होती हैं उनमें डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन B12 होता है। इसको क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामीन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट होता है जो कि हमारा कैंसर रोधी होता है, इसलिए कैंसर के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट क्या होते हैं? तो ईस्ट होते हैं कवक। क्या होते हैं? कवक होते हैं। क्या होते हैं? ईस्ट कवक। हमारे सारे बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मतलब ईस्ट क्या है? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, तो बीस्ट कवक, ईस्ट कवक। कार के टायर घिसने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो जो हमारे जो टायर होते हैं वह घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल जो हमारा बल होता है उसके अपोजिट साइड में लगाया जाने वाला एक बल होता है जिसको घर्षण बल कहा जाता है। दो सतहों के बीच में एक सतह को उसके ऊपर से खिसकने के लिए का जो विरोध करता है उस बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। यह इसको कम करना है तो हमें स्नेहक वगैरह लगाना पड़ता है इस सतह पर, और यदि इसको बढ़ाना है तो हमें उसकी सतह को खुरदुरी करनी पड़ती है। अब हमारे जो टायर हैं वो वैसे ही खुरदुरे होते हैं। क्यों? घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो टायर कुछ दिनों में घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। हाइड्रोजन का बहुआयत में पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? तो हाइड्रोजन की बहुत सारे समस्थानिक पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समस्थानिक है जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वो है प्रोटियम। प्रोटियम कौन सा है? प्रोटियम है, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोटियम पाया जाता है। हर कहीं फैला है, यहाँ फैला है, प्रेजेंट में, पास्ट में भी है, तो क्या है? प्रोटियम है, जो कि हाइड्रोजन का बहुआयत में पाया जाने वाला समस्थानिक है। औद्योगिक अवशिष्ट का निकासन कहलाता है। जो औद्योगिक अवशिष्ट होते हैं उनका जो अवशिष्ट निकाला जाता है उन फैक्ट्री वगैरह से, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कीचड़। क्या कहा जाता है? कीचड़ कहा जाता है। परख नली नहीं होती, वह स्थापित नहीं होता, नाली नहीं होती, बल्कि क्या होता है? कीचड़ होता है। एक विराम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव की डैश पर निर्भर करता है। तो एक विराम अवस्था में द्रव है, उसकी किसी भी बिंदु पर कोई भी दाब लगाया जाता है, केवल उसकी गहराई पर निर्भर करता है। तथा द्रव की किस पर निर्भर करता है? और जो द्रव का घनत्व होता है उस पर निर्भर करता है। कोई भी दाब उसकी गहराई पर और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ही द्रव की गहराई बढ़ेगी दाब बढ़ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का सही संयोजकता क्या होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाई SO2 में जो सल्फर होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी होती है 4 संयोजकता। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की कितनी संयोजकता होती है? 4। अम्ल बनते हैं जब, अम्ल कब बनता है? जब अधातु में ऑक्साइड में विलय हो जाता है। जो अधातु होती हैं, अधातु के ऑक्साइड में विलय हो जाता है, तब क्या बनता है? अम्ल बनता है। तो अम्ल है तो आ से याद कर सकते हैं इसको, आ से अधातु के ऑक्साइड में यह विलय हो जाएगा तो क्या बन जाते हैं? अम्ल बन जाते हैं। सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित होते हैं। जो सीमित जो निजी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो कहाँ पर अनुमानित हो सकते हैं? मतलब उनको परमिट किया जाता है, तो उन्हें परमिट किया जाता है बायोस्फीयर में। कहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहां पर सीमित निजी ऑपरेशन हो सकते हैं। जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो प्राप्त होता है। जब कोई भी दो पिंड होते हैं उनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके परिमाप तो समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में असमान हो जाते हैं। क्या? उनमें चार्जेस आ जाएंगे, परिणाम में समान होंगे लेकिन उनकी प्रकृति होती है वह असमान हो जाती है। जैसे कि एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर पॉजिटिव आ जाएगा। इक्वल होंगे लेकिन सिर्फ अपोजिट होते हैं, मतलब प्रकृति उनकी असमान होती है लेकिन परिमाप उनका समान होता है। एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति क्या है? तो कोई भी वाहन है वो चल रहा है, उसकी स्पीड कैसे मापी जाती है? तो इसको स्पीडोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर से हम क्या कर सकते हैं?
वो उसने कितनी दूरी तय की है, तो वो ओडोमीटर से नापा जाता है। स्पीड से स्पीडोमीटर, थर्मामीटर से अपन थर्म मतलब टेम्परेचर को ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी है, तो परजीवी मतलब जो दूसरों पर जीवन यापन कर रहा होगा, दूसरों के ऊपर है, तो ये पिचर प्लांट जो होते हैं वह एक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। मरे हुए पेड़ों को मतलब पत्तों को, जीवों को खाते हैं और जीवन यापन करते हैं। परजीवी हैं, दूसरों पर आश्रित है। और जो मशरूम वगैरह है तो मृतोपजीवी है, मरी हुई चीजों पर बनता है। कवक भी वैसे बनता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण सह संयोजन बंध के संबंध में गलत है, तो सह संयोजन बंध है उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि गलत है, तो सह संयोजन बंध इनका गलनांक और कथनांक कम होता है। जिनका भी गलनांक और कथनांक कम होता है वहां पर सह संयोजी बंध बने होते हैं। यह सामान्यतः जल में आविलेय होते हैं, तो ये भी सही है। यह बंध दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम होता है या ना के बराबर हो, उनके बीच बनते हैं, या फिर उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो, तभी इन दोनों में ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती उनमें बनते हैं, तो ये गलत है। जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती उनमें बनता है, तो ये गलत है, बल्कि ज्यामिति निश्चित होती है उनके बीच बनता है। निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, तो ऐसी कौन सा जगह है जहां पर ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो जो टॉप सॉइल होती है, जो हमारी मृदा होती है, उसमें जो ऊपर की लेयर होती है वहां पर ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? जो ऊपरी मृदा होती है उसमें। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हेतु धातु प्राप्त होती है, तो धातु की जब हम शुद्धिकरण प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो शुद्ध हुई धातु कहाँ प्राप्त होती है, तो वो होती है कैथोड पर। कहाँ होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। थोड़ा थोड़ा सा आके इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर, तो शुद्ध धातु कहाँ पे प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। यह परिवर्तन जिसमें परिवर्तित किरण समानांतर पुंज के रूप में यात्रा करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समानांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है उसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है? वो एक के बाद समानांतर किरण में परावर्तन हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? नियमित परावर्तन कहा जाएगा। फर्न और मॉसेस, शैवाल, कवक जनन करते हैं। जो फर्न हो गई, मॉसेस हो गई, शैवाल हो गया, कवक हो गए, यह कैसे प्रजनन करते हैं, फिर जनन करते हैं, तो इनमें होता है मुकुलन के द्वारा। कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा इसमें प्रजनन होता है या जनन होता है। कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। एक चिकित्सीय उपयोग में थर्मामीटर की केश नली में एक किक क्या होती है या किक होती है, तो एक चिकित्सीय उपयोग में थर्मामीटर की जो केश नली होती है वह किसका उपयोग किया जाता है? इसमें क्या होता है? ताकि मुंह के बाहर निकले हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ पाए। तो देखो इसमें क्या होती है? किक लगी होती है। जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें जो नीचे की साइड होती है ना, वहां पे किक टाइप का बना होता है, एक किक लगी होती है केश नली में, है ना। वो ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब हम थर्मामीटर को मुंह में डालते हैं तो मुंह में डालते समय जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा भरा होता है, तो पारा नीचे ही ना आ जाए, इसलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं? किक लगा देते हैं कि वो नीचे ना आ जाए। डेविड एक समानांतर दर्पण पर अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य में 5 मीटर की दूरी है। यदि वह दर्पण की 1 मीटर की दूरी गति करता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब की मध्य की दूरी क्या होगी? तो कोई भी दर्पण है, समानांतर दर्पण है, जब वह अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दोनों के बीच मतलब उसकी और प्रतिबिंब के मध्य कितनी दूरी है? तो 5 मीटर है। और यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर की गति करता है तो डेविड का प्रतिबिंब की मध्य कितनी दूरी होगी? तो 8 मीटर की होगी, मतलब वो पीछे खिसक जाएगा। हाँ, 8 मीटर की दूरी हो जाएगी। वायलिन एक संगीत का साज है। इसमें क्या होते हैं? तो जो वायलिन होता है उसमें बहुत सारी तनी हुई डोरियां लगाई जाती है, जैसे गिटार हो गया, इसमें भी बहुत सारी डोरियां लगी होती हैं। ऐसे जो हमारा वायलिन होता है इसमें भी तनी हुई डोरियां लगी होती हैं, जो ऑप्शन सी सही है। मृदा में बहुत कम जल अवशोषित होती है, तो ऐसी कौन सी मृदा है जो कि बहुत कम जल का अवशोषण करती है? तो वो होती है बालू। आप जब गमले वगैरह होते हैं इसमें हम मिट्टी के साथ क्या मिलाना पसंद करते हैं? सॉइल मिलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपन जैसे जाएंगे उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा और वो कम अवशोषित करेगी, तो हमारे पेड़ सड़ेंगे गलेंगे नहीं। तो हमारी सबसे कम जल अवशोषित कौन करता है? तो यह जो सैंडी सॉइल होती है वो, ये बालुई मिट्टी।
तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है उसको हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे? तो हमारा तारपीन का तेल कैसे होता है, बाहर मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट में रख दो खुले में और वो उड़ जाता है, तो इसको हम बाष्प आसवन के द्वारा इसका शुद्धिकरण करते हैं। कैसे करते हैं? बाष्प आसवन के द्वारा इसका शुद्धिकरण करते हैं। निम्न तत्वों में हमें विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा कौन ऋणात्मक होगा और कम होगा? तो सबसे ज्यादा हमें बढ़ता हुआ क्रम लगाना है कि सबसे कम कौन है? तो सबसे कम है हमारा पी फॉर पोटेशियम, सोडियम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन हो गया? तो ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी O में और कम किस में होगी? P में। दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो क्या होगा? तो वही, तो एक इलेक्ट्रॉन खोएगा और एक प्राप्त करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन खोता है और एक प्राप्त करता है। ऑप्शन हमारा 4 सही है। जब भी हम दो पिंडों को रगड़ते हैं तो उनकी परिमाप समान होते हैं, लेकिन जिनकी प्रकृति होती है वह विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि एक ने पाया होगा और एक ने खोया होगा। तो जो खोया होगा उसने मतलब क्या किया है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने पाया है उसमें धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अब आता है हमारा मतलब क्या आ जाएगा? देखो, एक पिंड है, इसने खोया और एक ने पाया। तो खोया जिसने है तो वो क्या हो गया? धनी हो गया, धनात्मक। और जिसने पाया है वो क्या हो गया? ऋणी हो गया, तो वो ऋणात्मक हो जाता है। एक घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है। तो कोई भी घर्षण बल होता है वह किसके समानुपाती होता है? तो गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। कौन कौन से? भार पर, क्षेत्रफल पर, आकार पर। तो गतिमान वस्तु के सभी कारकों पर घर्षण बल क्या होता है? समानुपाती होता है। परागकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? जो हमारा परागकण है वह हमेशा परागकोश में रहता है, एंथर में रहते हैं परागकोश। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? एंथर्स में रहते हैं। एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कील को एकत्रित करने के लिए जो बल प्रयुक्त किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? रेतीली जमीन है, उस पर बहुत सारी लोहे की कील डली हुई है। लोहे को कौन अट्रैक्ट करेगा? चुंबक। तो चुंबकीय बल का प्रयोग किया जाएगा। आज सूर्य के अपने चरम शीर्ष पर होने के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य जो समय अंतराल होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आज जब सूर्य चरम शीर्ष पर होने के समय और अगले दिन वह फिर से चरम स्थिति पर होगा, इसकी भी जो समय अंतराल होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? जो पृथ्वी होती है वह अपनी कक्षा पर घूर्णन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा अक्ष का या अक्ष पर घूर्णन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अब आता है राइजोबियम। अच्छा उदाहरण होता है जो राइजोबियम है, क्या है? एक सहजीवी है। मतलब सहजीवी क्या होते हैं कि आपके साथ मतलब दो जीव एक साथ रहेंगे तो दोनों में दोनों का फायदा है। एक साथ रहने से वो क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लाइक करेंगे तो आपका ही फायदा, मतलब देखेंगे तो आपका फायदा, और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ही फायदा, तो दोनों का फायदा। तो ये सहजीवी जीवी होते हैं। तो राइजोबियम क्या है? सहजीवी है। जीवन में वृद्धि एवं संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं 8। और अमीनो एसिड से क्या बनता है? तो प्रोटीन से प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। बोगनवेलिया परिवर्धित है। तो बोगनवेलिया क्या है? तो जो बोगनवेलिया है उस परिवर्धित मतलब उसको कैसे ग्रो किया जाता है? तो बोगनवेलिया रास्ते रास्ते मिल जाता है, आप जाइए उसकी एक कटिंग लेके आइए और लगा दीजिए तो कटिंग से लग जाएगा बोगनवेलिया। प्रबलता ध्वनि कोण का मापन क्या होता है? तो जो प्रबलता ध्वनि होती है उसका कोण का मापन क्या होता है? उसकी लंबाई होती है, लंबाई का मापक होता है प्रबलता ध्वनि कोण। अब आते हैं दो अमिश्रित द्रवों को निम्न विधि से पृथक किया जा सकता है। तो दो अमिश्रित द्रव हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? सीधे जो पृथक्करण कीप होती है उसके द्वारा। जो पृथक्करण कीप होती है ये कैसे वर्क करती है? तो इसमें पूरा द्रव भर दिया जाता है जो अमिश्रित है ना, और उनको बिल्कुल एकदम छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद जिनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो स्थिर हो जाएंगे, तो हम जो जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो तो नीचे आ जाएगा, नहीं जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा। तो हम पहले उसको पृथक कर लेंगे, फिर दूसरी डेंसिटी को कर लेंगे, और जो सबसे कम डेंसिटी होगी जिसकी तो ऊपर तैरता रहेगा उसको अलग कर लेंगे। तो हम ऐसे कई अमिश्रित द्रवों को पृथक कर सकते हैं। तो पृथककारी कीप के द्वारा हम इनको पृथक कर सकते हैं अमिश्रित द्रवों को। किसी साइज की टाई की गई डोर
डैश की आवृत्ति उत्पन्न करती है। तो किसी साज की टाई की गई डोर किस प्रकार की आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह एक उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। NH3 में H की संयोजकताएं HCl में Cl की संयोजकता से कितनी गुना अधिक होती है? तो हमारा जो NH3 है इसमें N की संयोजकता क्या है? तो जितनी भी हो, और N की संयोजकता, और जो HCl है उसकी Cl की संयोजकता कितनी अधिक होती है? तो ये 3 अधिक होती है Cl से। सोलर कुकर में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के दर्पण उपयोग किए जाते हैं? जो सोलर कुकर होते हैं इसमें समतल दर्पण यूज किए जाते हैं। कैसे दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। लाइकेन और शैवाल से मिलकर क्या बना होता है? तो जो हमारे लाइकेन और जो शैवाल है इन दोनों से मिलकर बना होता है कवक। लाइकेन किससे बना होता है? शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। और लाइकेन से क्या ज्ञात किया जाता है? जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको ज्ञात किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन कहाँ मिलता है हमें? जहाँ पर शैवाल और कवक दोनों का संयोजन होता है। सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं उसमें उनके द्वारा मतलब उसको किसके द्वारा बचाया जाता है? तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें होती हैं उससे हमें कौन बचाता है? तो उसको से बचाती है हमें ओजोन परत। कौन बचाती है? ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो डाप्सन से की जाती है। और जो ओजोन परत होती है वह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसे क्या कहा जाता है? तो एक किरण दर्पण पर टकराकर वापस चली जाती है या फिर आगे बढ़ जाती है, उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। आपतित मतलब उस पर आई और उस पर टकराई और फिर लौट गई, तो वो क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। हल्के पदार्थ जो अवशिष्ट जल उपचार में के दौरान तैरते रहते हैं, तो हल्के पदार्थ जो कि अवशिष्ट जल उपचार में तैरते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो तैरने वाला जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे कहा जाता है मैल। क्या कहा जाता है? मैल कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक मजबूत बेस। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक मजबूत बेस, अच्छा सा बेस बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या है? एक मजबूत क्षार है, बेस है। स्नेहक तेलों का प्रयोग सतह को क्या बनाता है? तो स्नेहक हो गए, ये क्या बनाते हैं? जो लुब्रिकेंट वगैरह हो गए वो क्या बनाते हैं? सतह को चिकना बना देते हैं और घर्षण को कम कर देते हैं। पेट्रोलियम में उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम से जो उपयोगी पदार्थ हैं हमें उनको अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारी आंख में रेटिना में बनता है। तो ये पूछ रहे थे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारी आंख में रेटिना में बनता है, उल्टा और छोटा सा आभासी होता है। वस्तु के मतलब दाब के लिए सूत्र कौन सा होगा? तो दाब को हम कैसे ज्ञात करते हैं? पास्कल से? नहीं, हाँ पास्कल से ज्ञात करते हैं दाब को। और दाब को हम ज्ञात करते हैं बल बाय क्षेत्रफल से। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको ज्ञात किया जाता है। तो बल बाय क्षेत्रफल से ज्ञात किया जाता है दाब को, मतलब कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो धारा जाती 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 कोई भी आएगा उसको हटा देती है, तो एम्पियर में। धारा की ऐसा ही मात्रा क्या है? एम्पियर है। हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या होती है? तो हमारे शरीर की जो पीएच सीमा होती है वह 7 से 7.8 तक होती है। 7 से 7.8 तक होती है हमारा शरीर है, तो 7 से 7.8 तक क्या होती है? उसका पीएच सीमा होती है। मोमबत्ती की लौ क्षेत्र का जो भाग हल्का गर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारी जो मोमबत्ती लौ है उसका एक ऐसा क्षेत्र जो कि थोड़ा सा हल्का गर्म है उसे कहा जाता है आप्रकाश युक्त क्षेत्र। क्या कहा जाता है? आप्रकाश युक्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वो कैसा है? हल्का गर्म है। तो आप प्रकाश भी नहीं होगा तो आप्रकाश युक्त क्षेत्र कहा जाता है। रहट तथा डेकली क्या है? रहट और जो डेकली है वो क्या है? तो यह प्राचीन काल की सिंचाई की पद्धति है। तो हमारी जो रहट है और जो डेकली है वो क्या होती हैं? तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है। जो हमारा कोशिका होता है उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने वाला उसका मस्तिष्क होता है, और वो कौन है? हमारा केंद्रक है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, जो कि उसको नियंत्रित करता है। अब आता है इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री।
या किचन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संकटग्रस्त जाति नहीं है? तो ऐसी कौन सी जाति है जो कि संकटग्रस्त नहीं है? तो मोर, जो हमें हर कहीं मिल जाती है। तो मोर एक संकटग्रस्त जाति नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय राइनो जो कि कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। एशियाई शेर जो कि कहाँ पाए जाते हैं? गिर, गुजरात में पाए जाते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमारे जम्मू कश्मीर यहाँ पाई जाती है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। तो ये सब क्या है? संकटग्रस्त जाति हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत जगह पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोरी वाला वाद्य नहीं है? मतलब ऐसे कौन सा है जिसमें डोरी की, तार की डोरियां नहीं लगी होती हैं? तो हमारे वायलिन में डोरियां होती हैं, गिटार में होती हैं, सितार में भी होती हैं, लेकिन तबले में नहीं होता। तबला में ढप 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 करके बजाया जाता है, तो तबले में नहीं होती। कौन सा कोयला है एक घरेलू प्रकार में लिया जाता है? तो कोयले के कई टाइप होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा घरेलू के लिए कौन सा है? तो यह है बिटुमिनस, हमारे बटुए के हिसाब से आता है। तो बिटुमिनस घरेलू के लिए यूज किया जाता है। पिट सबसे बुरा होता है, एंथर सबसे महंगा होता है। दंत्रवल्ल किससे बने होते हैं? जो हमारा एनेमल होता है वह किससे बना होता है? तो वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है एनेमल। और सबसे मजबूत जो पार्ट है हमारी बॉडी का वो क्या है? एनेमल है, हमारे दांत की बाहरी लेयर। एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आपतित प्रतिबिंब बनाती है के कारण क्या है? तो एक पट्टी पर स्थित एक जल बिंदु पट्टी की बारीक शिराओं का परावर्तित प्रतिबिंब बनाती है। क्यों? क्या होता है? वह अपवर्तन होता है। किसके कारण बनता है? वह अपवर्तन के कारण बनता है। इलियम क्या होता है? तो इलियम जो होता है वह हमारी छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। हमारी जो छोटी आंत होती है वह बहुत बड़ा पार्ट होती है हमारी पूरे पाचन तंत्र का। और जो हमारी छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा डियोडेनम, जो कि हमारा स्टमक होता है, वहां से स्टार्ट होता है ना, तो डियोडेनम। फिर दूसरा आता है हमारा जेजुनम, फिर तीसरा आता है हमारा इलियम। तो इलियम क्या होता है? यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और इसके बाद फिर यह बड़ी आंत में जुड़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में कौन सी जंतु में अंतः निषेचन होता है? तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें अंतः निषेचन होता है? तो ये होते हैं हमारे सरीसृप, जिसमें अंतः निषेचन होता है। किसमें होता है? सरीसृपों में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। वृक्क की सबसे छोटी इकाई या फिर कार्यात्मक इकाई कौन सी है? वृक्क मतलब किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होते हैं। और किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्माई प्रदान करते हैं। क्यों? जो हम ठंडों में क्या होता है, एक मोटा कंबल लेने की तुलना में हम 2 पतले पतले कंबल भी ओढ़ लेते हैं तो हमें कम ठंड लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी वायु होती है वह क्या करती है? हवा ऊष्मा को प्रभावित नहीं करती, कुचालक होती है ऊष्मा का। रुक देखना, 2 पतले कंबल के मध्य फंसी हुई वायु जिससे होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वह वायु का कुचालक होती है। मतलब जो वायु होती है वह किसका कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए 2 कंबल के बीच में कुछ वायु होगी तो जो कि हमारे ऊष्मा को ट्रांसफर ही नहीं होने देगी, तो हमारी बाहर एनर्जी नहीं जाएगी, ऊष्मा नहीं जाएगी, तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हैजार्ड किसका मात्रक होता है? तो हैजार्ड है हमारी आवृत्ति का मात्रक। किसका है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हैजार्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फथालीन विलयन को किस रंग में बदला जाता है? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह फेनोल्फथालीन विलयन को किस रंग में बदल देगा? तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हमारा क्या है? बेस है। और यह फेनोल्फथालीन विलयन को कैसा कर देता है? गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है? गुलाबी कर देता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहा जाता है? तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके सिक्रीशन को क्या कहा जाता है? तो उनके सिक्रीशन को कहा जाता है हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, और उसकी कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। और ये में जल में घुलनशील नहीं है। जंतु दो जो अधिक और कम विकसित शिशु को उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जंतु जो कि अधिक या फिर कम विकसित बच्चों को उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है अंड शिशु प्रजक। क्या कहा जाता है? अंड शिशु प्रजक कहा जाता है। जो कि अधिक या फिर कम विकसित बच्चों को उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है अंड शिशु प्रजक।
दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त आमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते। क्यों? तो जो हमारी दिष्ट धारा होती है उससे हम आमीटर प्रयोग के द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है इसके पूर्ण चक्र के लिए मध्य शून्य भाग होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। तो इसमें जो पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, इसलिए हम आमीटर से ज्ञात नहीं कर सकते। दिष्ट धारा हमारी क्या होती है? यह ऊपर ऊपर जाती है ना, डायरेक्ट करंट है। इससे हम अपना अल्टरनेटिंग करंट नहीं नाप सकते, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वह पूरा शून्य तक जाता है, फिर शून्य से स्टार्ट होता है, नीचे भी जाता है ना। तो इसका मध्यमान क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। शर्करा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, तो शर्करा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कैसे? शैवालों से। तो ऐसा कौन सा शर्करा है जिससे शर्करा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है? तो शैवाल से प्राप्त होती है। एक स्प्रिंग संतुलन निम्नलिखित को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। जो स्प्रिंग संतुलन होता है वह किसको ज्ञात करता है? तो ये करता है द्रव्यमान को। किसको ज्ञात करता है? स्प्रिंग संतुलन द्रव्यमान को ज्ञात करता है। pH बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन होगा, तो हमारा जो pH 0 है इसके साथ जलीय विलयन क्या होगा? कीटोन दिख रहा है क्या? pH इज इक्वल टू 0, 0 मतलब न्यूट्रल, तो क्या होगा? मजबूत अम्लीय। एक क्वेश्चन डाउट में है गाइस, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, तो इनको स्किप कर तो नहीं कर सकते, देख लीजिए। तो pH इज इक्वल टू 0 के लिए साथ जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? तो मजबूत अम्लीय होता है। कैसा होता है? मजबूत अम्लीय। पादपों के मूल से पत्तियों तक जल और खनिज परिवहन क्या कहलाता है? तो हमारे जो पादप होते हैं उनसे मूल से मतलब जड़ों से जो पत्तों के और पूरा पौधा होता है उनके लिए जल और खनिज भेजना किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है जाइलम के द्वारा। और जो हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो खाना बना के जड़ों को भेजती हैं। वो कैसे भेजती हैं? तो फ्लोएम के द्वारा भेजती हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? वो है हमारा लाइसोसोम। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि जिस पर भी छिड़क देता है तो वो मर जाता है, तो ये क्या है? हमारा लाइसोसोम है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तरीके से मेल नहीं खाता, मतलब उचित तरीके से मेल नहीं खाता? तो जो आंट स्ट्रिंग है इसको मेथेनोलिक एसिड कहा जाता है। आंट स्ट्रिंग को क्या कहा था? मेथेनोलिक एसिड। और साइट्रिक को साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेकिन हमारे टमाटर में टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता बल्कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसलिए डी गलत हो जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जो इमली होती हैं और अंगूर होते हैं उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो जो हमारी आंट स्ट्रिंग होती है उसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोलिक एसिड पाया जाता है। साइट्रस साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस वगैरह जो होते हैं, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टरिक इमली वगैरह में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो हमारे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है फुलरीन। क्या है? फुलरीन हमारे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। सबसे कठोर कौन सा है? तो हीरा है। और कार्बन का ऐसा अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का सप्लाई कर देता है वो होता है वह ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। एक आंत में अपशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ने हेतु क्या होते हैं? तो हमारी छोटी आंत होती है उसमें अपशोषण होता है। पूरा खाना जो होता है कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है उसका? तो छोटी आंत में होता है। लेकिन हमारी छोटी आंत में ऐसा क्या होता है जो कि सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है? तो वो उसमें होती है विलीज। क्या होती है? विली होती है, जिसको क्या कहा जाता है? रसाकूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसाकूर कहा जाता है। जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक बनाने के लिए है, तो जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर क्या होगा? तो जल में जब हम कोई धात्विक नमक मिलाएंगे तो वह विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। नॉर्मल जल से आप कर दो, विद्युत का सप्लाई तो धीरे धीरे से होगा। यदि वो मिनरल वाटर होगा तो बिल्कुल भी उससे विद्युत का सप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसमें जैसे ही हम कोई धात्विक नमक वगैरह मिला देते हैं तो आयंस बन जाएंगे और हमारे विद्युत का चालक बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो एक कोई कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है तो वो क्या है? कि यह एक समान समानांतर के
समान दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है? समान अंतरालों में समान दूरी कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो क्या है? एक कण एक नियत चाल से गति कर रहा है, मतलब वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण होता है? तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसका उदाहरण क्या है? तो Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। विपरीत परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित होती है। तो विपरीत परावर्तन कब घटित होता है? जब हमारी प्रकाश की किरण एक खुरदुरी सतह पर टकराती है तो विपरीत परावर्तन घटित हो सकता है। बिजली का चमकवर्धन निम्नलिखित के कारण होता है। जो हमारी बिजली होती है वह क्यों चमकती है? तो वो इसलिए चमकती है क्योंकि स्थिर विद्युत के कारण। किसके कारण? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारी विद्युत जो बिजली होती है वह चमकती है। किसके कारण? स्थिर विद्युत के कारण या फिर स्टैटिक करंट के कारण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। किलोवाट इकाई किसकी है? तो किलोवाट इकाई है हमारी शक्ति की। क्या है? किलोवाट इकाई है शक्ति की। किलोवाट किन किन की लगाएंगे? वाट, तो शक्ति से लगाएंगे सबकी वाट, तो किलोवाट शक्ति का मात्रक है। हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है। तो हवा के द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? इसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। जो हवा अपने पास रखती है उसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन हमारे गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं जीन। जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसल रही होती है तो उसके मौजूद घर्षण बल कौन सा होता है? तो जब कोई एक वस्तु दूसरे पर फिसल रही है तो ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक या फिर गतिक घर्षण। कैसा हो जाता है? गतिक घर्षण। यदि वो उसके ऊपर लुढ़क रही होती तो रोलिंग घर्षण हो जाता, और रखी होती तो स्थैतिक घर्षण होता। पादपों की ग्लानि का कारण क्या है? जो हमारे पादप होते हैं वह विल्टिंग ऑफ प्लांट क्या है? तो ये हमारे अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। तो हमारी पादपों की गलनी का कारण क्या है? तो अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। दूरी होती है सदैव। दूरी हमेशा कैसे होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दो बिंदुओं के मध्य की पथ को क्या कहा जाता है? लंबाई कहा जाता है। तो दूरी क्या होती है? दूरी दो वस्तुओं के मध्य की जो दूरी होती है या फिर उन दोनों के बीच जो चली गई दूरी होती है, लंबाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। मेंढक के वयस्क को क्या कहा जाता है? जो हमारे जो मेंढक के यंग वन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेटपूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेटपूल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पोषण का नहीं होता? तो कौन सा पोषण का भाग नहीं होता? तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें उत्सर्जन होता है, अपशोषण होता है, पाचन होता है, लेकिन स्वांगीकरण नहीं होता। पोषण इसमें नहीं मिलता स्वांगीकरण में। निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं होती? ऐसा कौन सा दाब है जो कि इकाई नहीं होती? तो दाब की इकाई बार होती है, पास्कल होती है, आइटम होती है, लेकिन न्यूटन नहीं होती। न्यूटन किसकी है? बल की इकाई है, दाब की नहीं है। दाब की इकाई कौन कौन सी होती है? बार होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट का जो दाब है वो बार में नापा जाता है। पास्कल है और एटम है, लेकिन हमारा न्यूटन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय को हम कैसे मापते हैं? चंद्रमास से मापते हैं, माइक्रोसेकंड से ज्ञात करते हैं, और लीप वर्ष से भी हम समय की ज्ञात करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रकाश वर्ष होता है उससे हम दूरी को ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है? तो भारत की संकटग्रस्त जाति में आती है हमारी भारत का जो वन्य गधा है, वो कहाँ पे पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय धातु है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि चुंबकीय है? तो लोहा चुंबकीय धातु होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कुछ धातु नमक और हाइड्रोजन के लिए एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो नमक और कुछ धातु नमक और हाइड्रोजन के लिए एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ये सही है, पहला सही हो जाएगा। कुछ अधातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं जिससे एसिड बनता है। तो हाँ, कुछ अधातु होती हैं वह ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करते हैं तो जिससे क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। तो ये भी सही है। सभी धातुएं कार्बोनेट एसिड
से नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती हैं। जितनी भी सभी धातु होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बोनेट एसिड से, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती हैं। तो ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, तो नमक और एसिड के लिए सभी धातु ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करती हैं, तो ये गलत है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करती धातु ऑक्साइड से, किसके लिए, नमक और एसिड के लिए, तो ये गलत है। सही देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला कौन सा था, कुछ धातु हैं नमक और हाइड्रोजन के लिए एसिड के साथ क्रिया करती हैं, तो ये गलत है कि हमें हाइड्रोजन चाहिए, नमक चाहिए, तो भैया धातु क्या करेंगी, एसिड से जाके क्रिया कर लेंगी, तो सही है। कुछ अधातु ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करते हैं, तो जो हमारी अधातु होती हैं, मतलब वो धातु नहीं है लेकिन वो क्या करेंगे, ऑक्साइड पानी से क्रिया कर लेंगे और क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे, तो ये भी सही है। हमने पहला क्वेश्चन देख चुके हैं इससे रिलेटेड। सभी धातु हैं वह कार्बोनेट एसिड से नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह प्रतिक्रिया करती हैं, तो उससे जब वो पानी से, नमक से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती हैं तो क्या मिलता है उनको, कार्बोनेट एसिड मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश के सरल रेखीय संचारण के कारण होती है, तो ऐसी कौन सी परिघटना है प्रकाश की जो कि सरल रेखीय संचारण के लिए होती है या संचारण के कारण होती है, तो ये होता है हमारा परछाई बनना। प्रकाश सरल सीधी रेखा में जा रहा है लेकिन कोई बीच में आके खड़ा हो गया तो उसकी क्या बन जाएगी, परछाई बन जाती है। जो हमारा इंद्रधनुष होता है वो तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। कौन सा एक आदर्श ईंधन है, तो एक ऐसा ईंधन जो कि हमारा ज़्यादा अपशिष्ट ना निकाले, वो क्या होता है, आदर्श ईंधन होता है, आइडल फ्यूल होता है, और वो है हमारा प्राकृतिक गैस है। क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, एक आइडल ईंधन होती है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है, हमें सही बताना है। तो जो चक्रवात का निर्माण उच्च दाब तंत्रों तथा उसके इर्द गिर्द उच्च दाब वेग की पवनों से उत्पन्न घूमता है, तो ये गलत है, नहीं होता है। चक्रवात कैसे आते हैं, बहुत सारा अलग, मतलब उच्च दाब होता है वह निम्न दाब की साइड भागता है तो चक्रवात आ जाते हैं, घूम जाते हैं। अब दूसरा आता है हमारा, ग्रीष्म काल में पवन थल से समुद्र की ओर बहती है, तो ये गलत है। जो हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें क्या होती है, जो पवनें होती हैं वह समुद्र से थल की ओर चलती हैं, तो ये गलत है। भारत की तट रेखा पर चक्रवात के आने की संभावना नहीं है, तो ये गलत है भैया, दोनों साइड से समुद्र है, क्यों नहीं आएगी भैया, चक्रवात आते हैं, हर साल आते हैं, तो ये भी गलत होता है। अब लास्ट है हमारा, शीतकाल में पवन है थल से सागर की ओर चलती हैं, तो ये भी गलत है। शीतकाल में मतलब जब ठंड होती है तो हमारी जो पवनें होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, समुद्र से थल की ओर चलती हैं। कौन सा सही है, तो यही सही है। शीतकाल में क्या होती हैं, जो पवनें होती हैं वह थल से कहाँ जाएंगी, ठंडी होगी पूरी पृथ्वी तो कहाँ जाएंगी, गर्म के पास चली जाएंगी, तो हमारे समुद्र की ओर चलती हैं। और गर्मियों में क्या होता है, समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती हैं। दहन होता है, दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं कोई भी चीज, कैसे जलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु प्राप्त होती है, तो हमारे कोई भी धातु को हमें शुद्ध करना होता है, तो उसकी प्रक्रिया में हमारी जो शुद्ध धातु होती है वह कहाँ पर इकट्ठी होती है, कैथोड पर जाकर इकट्ठी होती है। दो यौगिक का वर्ण लेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण किस पर आधारित होता है, तो दो यौगिकों का वर्ण लेखन के द्वारा पृथक्करण करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवकलित अधिशोषण। क्या कहलाता है, अवकलित अधिशोषण कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन डिफरेंशियल है, दो डिफरेंस के बाद में आया है एब्जॉर्प्शन, इसको क्या कहा जाता है, अवकलित अधिशोषण कहा जाता है। एक अति तप्त ग्रह दिखाई देता है, तो एक अति तप्त ग्रह कैसा दिखाई देगा, हमें नीला दिखाई देगा, तो एक अति तप्त ग्रह दिखाई देता है नीला। एक सूक्ष्म जीव दो कि N2 का स्थिरीकरण कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है, तो वो क्या है, तो ऐसा सूक्ष्म जीव जो कि हमारे N2 का स्थिरीकरण कर रहा है वो है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम हमारे पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो वो क्या है, एक सहजीवी है, जीवन यापन कर रहा है। क्षार क्या होते हैं, तो क्षार होते हैं एसिड जो कि जल में घुलनशील नहीं होते। जो हमारे क्षार क्या होते हैं, क्षार होते हैं एसिड जो घुलनशील होते हैं जल में। क्षार ऐसा एसिड जो हमारे जल में आघुलनशील होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघटन से धारा प्रभावित करने पर
वियोजित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट में से धारा प्रभावित करने पर वह वियोजित हो जाता है उसे कहा जाता है विद्युत अपघटन। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है, मतलब खुद ही अपघटित हो गया तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। एक साबुन का विलयन कैसा होता है? तो जो हमारे साबुन का विलयन होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होती है। सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखाई देने लगता है और सूर्य अस्त होने के पश्चात भी हमें थोड़ी देर तक दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसके कारण वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है उसके कारण हमें वह दिखाई देता है। मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ लेकिन पहले दिखने लगा, सूर्य अस्त हो गया है लेकिन फिर भी दिख रहा है, वो क्या होता है? सूर्य का अपवर्तन कहलाता है। हाइड्रा प्रजनन करता है। जो हमारा हाइड्रा होता है वो कैसे प्रजनन करता है? तो वो मुकुलन के द्वारा करता है। कैसे करता है? मुकुलन के द्वारा करता है। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी विद्युत चुंबक पदार्थ है उसकी हमें चुंबकता बढ़ानी है तो उसकी प्रबलता बढ़ानी है। हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसकी कुंडलियों में घेरे की संख्या बढ़ाकर तो बढ़ जाएगी। कुंडली में प्रभावित जो कुंडली होती है उसमें प्रभावित धारा को बढ़ाकर भी बढ़ जाएगी। कुंडली में नर्म लोहे की कोड का उपयोग करके भी उसकी धारा बढ़ जाएगी। तो हम तीनों से कर सकते हैं। कोई भी विद्युत चुंबक में हमें उसकी प्रबलता बढ़ानी है तो क्या कर देंगे? हाँ, जो उसकी कुंडलियां हैं उसकी संख्या बढ़ा देंगे, या फिर उसमें ज्यादा धारा प्रवाह करेंगे तो भी बढ़ जाएगी, या फिर हम उसमें क्या कर देंगे? नर्म लोहा की कोट डाल देंगे, तब भी उसकी क्या होती है? चुंबकता की प्रबलता बढ़ जाती है। अब आता है अवनीकरण का परिणाम क्या है? तो अवनीकरण का परिणाम है हमारे ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण और कम वर्षा। ये सब हमारे सब अवनीकरण के कारण है। अवनीकरण क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है और कम वर्षा हो रही है। जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो क्या हो रहा है? तो दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो इससे ऊर्जा निकलेगी। क्या होती है? एक इसमें ऊर्जा निकलती है। पौधे को उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है। तो हमारे कोई पौधा है उसको हम उच्च स्तर पर रोपण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भैया? वनीकरण कर रहे हैं, वन लगा रहे हैं, वनीकरण कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो कि उत्क्रमणीय नहीं है? तो केरोसिन का जलना एक उत्क्रमणीय नहीं होता, बल्कि जल का वाष्प बनना उत्क्रमणीय है। आयन का पिघलना उत्क्रमणीय है और जल का जमना यह भी क्या है? एक उत्क्रमणीय है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। जल का वाष्प बन गई, वाष्प से हम जल बना सकते हैं। आयन पिघल गया, हम फिर से उसको आयन बना सकते हैं। जल जम गया, हम उसको फिर से लिक्विड कर सकते हैं। लेकिन केरोसिन यदि जल जाता है तो फिर वो जल ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपघटनकारी है? तो अपघटनकारी क्या होता है? जो कि हमारे जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। तो वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स में आता है हमारा कवक। पादप जो कीड़ों को पकड़कर खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे कीड़े जो मतलब ऐसे पौधे जो कीड़ों को पकड़ के खाते हैं उन्हें कहा जाता है परपोषी, जो कि दूसरों पर जीवन यापन कर रहे हैं। और इनमें आता है हमारा वीनस फ्लाईटैप। क्या आता है? वीनस फ्लाईटैप। ये क्या है? पौधों को पकड़ पकड़ के नहीं, कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो राइबोफ्लेविन है इसको कहा जाता है विटामिन B2। B1 को तो थायमिन कहा जाता है, B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और B3 को नियासिन। तो B2 के कारण जो बीमारी होती है, राइबोफ्लेविन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है हमारी क्लोसिस। क्या हो जाती है? क्लोसिस हो जाती है। इसकर भी तो विटामिन सी से हो रही थी। सी का फुल मतलब सी को क्या कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी से हो रही थी बेरी, बी को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। पेलेग्रा यह विटामिन B3 से होती है जिसको कहा जाता है नियासिन। और विटामिन B2 अर्थात जो राइबोफ्लेविन है इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है क्लोसिस। NIF जीन उपस्थित होते हैं। तो NIF जीन जो होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं? वह राइजोबियम में उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन होते हैं वो पाए जाते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक सहजीवी है। अब आते हैं एयर कंडीशनर की दीवारों पर
ऊंची जगह पर लगाया जाता है। क्यों? जो हमारे एयर कंडीशन होते हैं उनको दीवारों के सबसे ऊपर क्यों लगाते हैं? जरूरी नहीं कि थोड़ा नीचे रख दो, कहीं भी सोफे के नीचे रख दो, पलंग के नीचे रख दो, ऐसा नहीं होता ना, हमेशा ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ठंडी हवा होती है वो भारी होती है तो वो नीचे आ जाती है, और लेकिन जो हमारी गर्म हवा होती है वो कैसी होती है? हल्की होती है, तो ऊपर जाती है। इसलिए वो एयर कंडीशन ऊपर लगाएंगे तो जो गर्म हवा है उसको पकड़ेगा और फिर ठंडा करके नीचे छोड़ देगा। इसलिए अब अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह क्या करता है? ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, जबकि जो गर्म हवा होती है वह भारी मतलब हल्की होती है, जो इससे ऊपर चली जाती है, तो इससे हमारा कमरा कैसा होता है? ठंडा रहता है। उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल पैदा करती हैं या प्रदान करती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो जो हमारे उड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, मशीनें होती हैं जिनमें सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती हैं, उनमें होना चाहिए सुप्रवाही, स्ट्रीमलाइन्ड होनी चाहिए। कैसी होनी? सुप्रभावी होनी चाहिए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है आवर्तकाल के वक्रनुपाती होती है। कैसी होती है? आवर्तकाल के वक्रनुपाती होती है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन सी सही है। एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न होता है, तो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है? उठा हुआ दर्पण हो गया, उसकी एक सतह गई, मतलब हमने कलर कर दी लेंस। यह एक संपर्क बल नहीं, यह इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? छोटा बनता है और छोटा और आभासी होता है। तो हमारे उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, लघु आकार का बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक संपर्क बल नहीं है, तो कोई भी संपर्क बल किस पर नहीं लगता? तो छूने पर लग जाएगा, क्योंकि हम संपर्क कर रहे हैं तो लग जाएगा। धातु की छड़ को छूने पर लग जाता है, घर्षी जो लकड़ी की छड़ें होती हैं उनको छूने पर भी लग जाएगा, लेकिन खाली जगह में नहीं लगेगा क्योंकि संपर्क ही नहीं होगा खाली जगह में। प्रथम रजक प्रवाह को क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे क्या कहा जाता है? रजोदर्शन। क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है। आयन P3S2 और Cl में आकार का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है हमें, तो Cl का सबसे कम होगा, फिर S2 होगा, फिर P3 होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? P3 होगा। अब आते हैं कीटों का वायुनली क्या कहलाती है? तो कीटों की जो वायुनली होती है उसे कहा जाता है श्वसन रंध्र। क्या कहा जाता है? श्वसन रंध्र कहा जाता है, जो कि हमारी कीटों की वायुनली होती है। स्पाइकल। मृदा का कौन सा घटक जल को अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है? तो ऐसे कौन सा मृदा का ऐसा कौन सा घटक है जो कि जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है? तो वायु होती है। ज्यादा यदि उसमें जल हो जाएगा, उपस्थिति हो जाएगी, तो उसमें उपयुक्त के कारण वो न्यून हो जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फसलों की दो कतारों के मध्य बनने वाली नलियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो हमारी फसल होती हैं उनके जो दो कतारों के बीच में जो बनने वाली नलियां होती हैं उनको कहा जाता है नलिका। क्या कहा जाता है? नलिका कहा जाता है नालियों को, है ना। सूत्र जो यौगिकों के परमाणुओं को सरल अनुपात प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो यौगिक के परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या कहा जाता है? मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। यौगिक के परमाणुओं का सरल अनुपात, यौगिक है उसके परमाणु हैं उनके सरल अनुपात लिख दो, तो क्या है? यह मूलानुपात है। पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा बल को क्या कहा जाता है? क्या कारण है? तो पृथ्वी हमेशा सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, वो है गुरुत्वीय बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो हमारे विद्युत का अच्छा चालक होगा स्टील की चम्मच। निम्नलिखित में से मॉस गैस कौन सी नहीं, मतलब कौन सी होती है? तो मॉस गैस कहा जाता है मीथेन को। किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। बायोगैस से मीथेन निकलती है, जो हमारी गाय होती है वह जुकाली करती है उससे भी मीथेन निकलती है। जंग लगना संपन्न करता है, तो जंग किसके कारण लगती है? तो नमी और वायु होगी तो जंग लग जाएगी लोहे में।
वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला जो इंद्रधनुष होता है वह डैश पर्यावरण में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस घटना का कारण बनता है। जो हमारे वायु वर्षा से हो गई, उसके बाद आसमान साफ हो गया तो हमारे इंद्रधनुष दिखने लगता है। लेकिन ये होता क्यों है? तो छोटे छोटे से बूंदें होती हैं जल की, उससे में प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है, इसलिए क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ध्वनि तरंगें निम्न माध्यम में सबसे धीमी चलती हैं। जो हमारी ध्वनि की तरंगें होती हैं वह सबसे कम धीमी कब किस में चलेंगी, जो शुष्क हवा होती है उसमें सबसे धीमी चलेंगी। किस में चलती हैं, शुष्क हवा में सबसे धीमी चलती हैं। एक विद्युत अपघट्ट है, तो ऐसा कौन सा है जो कि विद्युत अपघटक है? तो एक जल को धारा चलन कर सकता है। तो कोई भी विद्युत अपघट्ट क्या कर सकता है, अपने द्रव्य से धारा को चला सकता है। तो धारा को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। कौन सा है, टाइलिन है, जो कि हमारे लार में पाया जाता है। IUCN द्वारा लाल सूची के अनुसार रेड पांडा, जिसका नाम क्या है, एल्यूरस फिलगिन्स, की क्या स्थिति है? जो हमारा लाल पांडा है वह एक संकटग्रस्त जाति है। कैसी है, संकटग्रस्त जाति है लाल सूची के अनुसार, जो कि कौन निकालता है, IUCN के द्वारा निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अपशोषण होता है? तो ऐसा कौन सा प्रकरण दिया गया है जिसमें हमारे प्रकाश का अपशोषण होगा? तो अपशोषण होता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। क्या है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। बर्फ की जो घनत्व होता है वो क्या होता है, जो बर्फ का घनत्व होता है वह पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती है। कोशिका की सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो कोशिका का सबसे छोटा सा कोशिकांग है उसका स्पेरोसोम। क्या है, स्पेरोसोम है, जो कि सबसे छोटा कोशिकांग है, स्पेरोसोम। एक विद्युत अपघट्ट सेल में एक इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघट्ट सेल में एक इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल में संयोजित किया जाता है उसे कहा जाता है एनोड। क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है, जो कि धनात्मक टर्मिनल से संयोजित होता है। वायु डैश दाब क्षेत्र से डैश दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो हमारी जो वायु होती है वह उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की क्षेत्र की ओर बहती है। कैसी बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसके साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।